तो आप निश्चिंत रहें और अपने भी क्वेश्चन को आप निकालते रहे। कोई भी डाउट आए तो मुझे जरूर बताओ, ठीक है ना? जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी समस्या हो, बताइए जरूर मेरे को, ठीक है? चलो। तो आज हम थोड़ी सा सिंप्लीफिकेशन के रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका बोर्ड मास, ठीक है ना? अब बोर्ड मास की क्या रूल है आप देख लो, हालांकि आप सभी को पता नहीं होगा, तो छोटी सी बातें देख लो। देखो, हाँ जी, लगाना ही पड़ेगा। हम वही आ जाना चाहिए वैसे तो यार, यही तो लिखा है। हाँ, अरे अरे क्या छोटे वाला को लगाने में दिक्कत तो है, बड़ा वाला माइक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आ गई। चलो सुनो मेरी बात। V का मतलब होता है क्या? वैनिकुलम। मतलब हिंदी में बोलते हैं हम इसको क्या? रेखा बंधनी। ऐसे बार का साइन लगा होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? B4 होता है आपका ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं क्या? कोष्टक। और ये तीन टाइप के होते हैं, पता है ना आपको? सबसे पहले होता है आपका छोटा वाला, फिर ये मझला कोष्टक होता है या बीच वाला, या फिर ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में लिखते हैं का, और इसको बाय मल्टीप्लाई साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? डी का मतलब होता है क्या? डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है साहब? सॉरी, डिवीजन का मतलब क्या होता है साहब? भाग होता है। और ये चिन्ह आपको पता है ही भाग का, ठीक है? एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। गुणा का चिन्ह आप जानते ही हो, ठीक है? चलो, A4 होता है आपका एडिशन, योगफल या जोड़ना, इसको हम बोलते हैं। ये चिन्ह होता है। एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है भाई? बाकी। और ये बाकी का चिन्ह आप जानते ही हो। क्लियर है बात इतनी यहां तक? अब सुनो ध्यान से। अलग अलग प्रकार की उदाहरणाएं बना रखी है कई लोगों ने कि सर ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं। वेनिकुलम सबसे डिफरेंट है। मतलब आपका कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, कोई भी गणितीय व्यंजक आपको दिया हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। 25/5, 6 × 4/3, 9 + 6 - 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2। और यहां रेखा बंधनी लगी हुई है आपकी, +3 × 2, ठीक है? कुछ इस टाइप का आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब कई लोग कहते हैं कि सर रेखा बंधनी सोल्व करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवधारणाएं। आपको सीधा ध्यान रखना है, जहां आपका वेनिकुलम लगा हुआ है, जहां आपकी रेखा बंधनी लगी हुई है, क्वेश्चन कुछ भी दिया हो सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या सोल्व होगा? रेखा बंधनी सोल्व होगी। और किसी प्रकार के किसी चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको? सीधा सीधा आपको क्या कर देना है? इस रेखा बंधनी को सॉल्व कर देना है। 6 - 7 मतलब -1। क्लियर है बात इतनी? इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आगे। ये एक्सप्रेशन आपने सॉल्व कर लिया, रेखा बंधनी सॉल्व कर ली। अब मान लो आपके इस क्वेश्चन में रेखा बंधनी नहीं है, एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है? ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है? अब आपको सबसे पहले कहां पे जाना है? ये सोल्व हो गया आपका,
ब्रैकेट में जाना है, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन से ब्रैकेट पे जाना है? छोटे वाले पे, ठीक है। छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जाओ, जाने के बाद जितने भी चिन्ह लगे ना उनको इसी क्रम में सोल्व करो। यहां पे हो सकता है यह लिखा हो, ये देखो ये का लिखा हो यहाँ पे, या ऑफ लिख दे, ठीक है, कुछ भी लिखा आ सकता है दोनों में से। इसका मतलब होता है गुणा करना। मतलब क्या होता है? गुणा करना। पर ये सबसे पहले सोल्व होगा का, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं डिवीजन का चिन्ह दिख जाता है उसको सोल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सेम प्रोसेस, जब आपका छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, इतना करने के बाद सारे चिन्हों का उपयोग आपने ले लिया, क्रम वाइज उनको ऑर्डर वाइज सोल्व कर दिया, उसके बाद कहां पे जाएंगे हम? मझले कोष्टक पे। फिर मझले कोष्टक में सारे चिन्ह इसी ऑर्डर में सोल्व होंगे। क्लियर है बात इतनी? फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका? बड़ा कोष्टक, और बड़े कोष्टक में भी सारे चिन्ह इसी क्रम में सोल्व होंगे। अब आपको इश्यूज जो आते हैं ना इसमें, वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं आपके ओडीएम में। कैसे इश्यूज आते हैं मैं समझा देता हूँ, पहले आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। सुनो, आपके जो मेन इश्यूज रहते हैं ना वो इन तीनों में रहते हैं, और तो बाकी सब हो जाता है। इन तीनों में गलती होती है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं आपको। सवाल दिया आपको 25 भाग 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, ये सवाल आपको दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि भाग का चिन्ह बड़ा आसान दिख रहा है, 25 भाग 5 सीधा हो रहा है ना, हम करने लगते हैं इसको। भाई इसका मतलब तो गुणा करना होता है, मतलब पता होता है। हम करते हैं इसको 25 भाग 5 मतलब 5 आ गया। 5 का 5 का 5 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, प्लस में कितना? 5, कितना आ गया? 125 प्लस 5 130। आंसर क्या लगता है आपको सही है आंसर? गलत है। तो ऐसी मिस्टेक ओडीएम में जनरली होती है, आप ध्यान रखिए। ओडीएम में सबसे पहले किसको सोल्व करना है? का। कितना आएगा? 25 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 5। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? 10 आपका राइट आंसर होगा। तो ये मतलब बहुत सिली मिस्टेक है जो हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो इन तीनों का आप विशेष ध्यान रखिए। ओडीएम क्लियर है ये वाली बात? वर्ड मास लिख लिया सबने? मिटा दूं? हाँ लिख लो भाई, लिख लो जिनको लिखना। जल्दी लिखो। हाँ लिख लिया भाई? चलो ठीक है, अगला पॉइंट डालो। रूल ऑफ डिविजेबिलिटी, विभाजकता के नियम। रूल ऑफ डिविजेबिलिटी, विभाजकता के नियम। मिटा दो? चलो। अब देखो, हमको छोटी छोटी बातें, कुछ विभाजकता के नियम है छोटे छोटे, वो हमें पता होने चाहिए। जैसे आपको कहा गया कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी, उसके लिए संख्या की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कौन सा नंबर इवन होना चाहिए? यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड होगी तो उसका रूल क्या होगा कि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ होना चाहिए। क्लियर है बात इतनी? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का, हाँ,
3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है? आपने कोई भी नंबर लिखा बड़ा सा, जैसे आपने नंबर लिख दिया 72906345, ठीक है ना। आपको कहा गया बताओ ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने की बजाय आप कैंसिल करना सीखो, वो ज्यादा इजी रहेगा। भाई रूल तो ये है, पर आपको सीखना क्या है, कैंसिल करना। कैसे? भाई 3 है, 3 तो सब में आएगा, डिविजिबल होगा। 6 भी सब में आएगा, डिविजिबल होगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 7 और 2 9 बन गए, हटा दो। 4 और 5, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। क्लियर है बात इतनी? 4 का क्या है साहब, बोलो क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अंतिम दो संख्याएं किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे आपने कोई बड़ी सी संख्या ले ली, ये आपसे पूछा गया ये संख्या 4 से विभाजित होगी क्या, तो आप कैसे लिखोगे कि भैया ये अंतिम दो डिजिट देख लो, इसकी 44 है, 44 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित। क्लियर है बात इतनी? 5 का नहीं, अकेले 4 में भी चला जाएगा, पर रूल ये कहता है कि दोनों डिजिट में जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी जैसे मैं यहां लिख दूं 32, समझ में आ रही है? तो दो डिजिट को देखना है हमको। अगला रूल आता है आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है कि आपका ये यूनिट डिजिट है, जो आपका इकाई अंक है, वो क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्यों? देखो, कल आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था क्या, प्राइम फैक्टर्स बताया था ना, को प्राइम नंबर जब पढ़ाए थे, सहअभाज्य संख्याएं जब पढ़ाई थी, तब आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स निकालो। जैसे अब कोई बड़ी संख्या आ गई, संयोजी संख्या आ गई, सीधी बात यह है, कोई भी कंपोजिट नंबर आपका आ गया और उसका डिविजिबिलिटी रूल पूछा है ना आपसे, तो आपको क्या करना है, उसके दो प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। 6 के दो प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 2 और 3। तो अगर उन दोनों प्राइम फैक्टर्स का डिविजिबिलिटी रूल उस बड़े नंबर में लग रहा है ना, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है, नहीं तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो 6 के लिए रूल क्या बन जाएगा, जो संख्या 2 तथा 3 के विभाजकता के नियम का पालन करे, 2 तथा 3 के विभाजकता के नियम का पालन करे। क्लियर है बात इतनी? अच्छा, 7 को छोड़ दो, 7 को थोड़ा बाद में करते हैं। 8 का बताओ। हाँ, क्या है 8 का, अंतिम 3 संख्याएं किससे विभाजित हो, 3 संख्याएं नहीं, 3 अंक 8 से विभाजित हो। क्लियर है बात इतनी? जैसे आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कहा गया बताओ कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मतलब 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, ये अंतिम 3 अंक उठाने हैं, इसमें भाग देना है 8 का। 8 का भाग जा रहा है, 15 बार जा रहा है, तो 8 का भाग अगर जा रहा है तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी? चलो अगली बात देखो साहब, 9 का क्या होगा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए।
अब कई लोग 3 और 9 को एक ही समझते हैं कि जिसमें 3 का जाएगा उसमें 9 का जाएगा, जिसमें 9 का जाएगा 3 का जाएगा। नहीं भैया, दोनों का अपना अपना रूल है। अब जैसे 33 है, 33 में 9 का भाग थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना, पर 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अपना अपना है, मतलब 3 के टाइम पे 3 का ही दे के देखना, 9 के टाइम पे 9 का ही दे के देखना। क्लियर है बात इतनी। चलो 10 का तो सारी दुनिया को पता है, क्या इकाई अंक कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 का क्या होगा, हाँ भाई, अल्टरनेटिव या 0 है। और किसी को पता है क्या भाई, हाँ? देखो साहब, अभी समझते हैं 11 का नियम क्या होता है। सुनो भाई ध्यान से। जैसे आपने कोई संख्या ले ली, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब इनकी जगह अंक है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सम स्थानों के अंकों को तो एक साथ ले लेना है और विषम स्थानों के अंकों को एक साथ ले लेना है। जैसे ये 1 3 5 7 और 9, इन अंकों को एक साथ ले लिया। बी डी एफ एच और जे, मतलब सम स्थान के अंकों का योग कर लिया। आपको क्या करना है, ए प्लस सी प्लस, अब आप एक चीज यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये इतना लंबा डिविजिबिलिटी रूल है, उससे बढ़िया हम 11 का भाग देके देख लेंगे ना, है ना। ये भी डाउट आ जाता है, पर क्वेश्चन इस डिविजिबिलिटी रूल पे ही बन जाता है, बीच के डिजिट छुपा देता है वो, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो a प्लस सी प्लस ई, और आया भी हुआ है आपके आरपीएससी में ये क्वेश्चन, g प्लस आई, ये आपको करना है, कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे। अब ध्यान रखना, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें से इसको ही घटाया जाए। एक ग्रुप तो आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो भी बड़ा है ना, उसमें से छोटे को घटाना है। मतलब कई जगह लिखा है कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ। ठीक है, घटाया, घटाने के बाद आपका जो उत्तर है ना, या तो कितना आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणज आ जाए। समझ में आ रही है बात। इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट आ गया तो आपका वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है ना, कि आपने सम स्थान के अंकों का योग किया और विषम स्थान के अंकों का योग किया, उनको आपस में घटाया, तो घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का क्या आ जाए, गुणज आ जाए। ठीक है, 12 का क्या होगा साहब, 12 के को प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, 3 और 4 होते हैं ना, 3 चौके 12। तो मतलब जो 3 और 4 के विभाजकता के नियम का क्या करे, पालन करे। आपसे पूछ लिया साहब 18 का विभाजकता का नियम क्या होगा, 2 और 9 का पालन करे। अब एग्जाम में एक बड़ी सी संख्या दे दी, है ना, बहुत बड़ी सी संख्या दे दी आपको, और बड़ी सी संख्या देके आपसे पूछ लिया कि बताइए ये 42 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, या फिर 45 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, या फिर 63 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो उस टाइम हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार 63 तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, गुरुजी ने 10-12 तक पढ़ाए थे। तो आपको क्या करना है, को प्राइम फैक्टर निकालने हैं और दोनों से अलग अलग चेक कर लेना है। ठीक है, कोई इश्यूज। अब सुनो,
अब आता है, आप एक बार लिख लिया क्या सबने? हाँ लिखो तो लिखो। 6 का है जो संख्या 2 और 3 के विभाजकता के नियम का पालन करे, ऐसा नंबर जिसमें 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो अप करे वो, ठीक है ना? हाँ दोनों का होना चाहिए, दोनों का, ठीक है ना, दोनों का होना चाहिए। जैसे 12 में 3 और 4, 18 में 2 और 9, ठीक है, दोनों का होना चाहिए। वो कोप्राइम फैक्टर नहीं है ना उसका, अभाज्य गुणनखंड थोड़ी है। कल बताया तो, कल आप क्लास में नहीं थे क्या? अच्छा अच्छा, इससे पढ़ लेना गुड़िया से। अच्छा थे क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोप्राइम फैक्टर होना चाहिए। क्या हुआ? नहीं नहीं, पीछे वाले भैया को बोल रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है? किस बात का मजा आ रहा है? अच्छा मैथ का मजा आ रहा है, अच्छा। तो कब है तुम्हारी परीक्षा, मई में या जून में? कुछ, बस भगवान से प्रार्थना करना कि हो जाए। है ना? चलो, और कंप्यूटर की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया। ऐसे मत सोचना कि सर वो तो हमें आता ही है। फर्स्ट की नहीं चल रही? राजस्थान जीके का इश्यू चल रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो भाई लिखो जल्दी। लिख लिया? चलो। अब बात आती है आपकी 7 और 13 के विभाजकता के नियम की, ठीक है ना? और भी कई सारे रूल्स हैं नंबर्स के, वो मैं कल लिखवाऊंगा आपको, पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। 7 और 13 की विभाजकता का नियम, 7 और 13 दोनों का एक साथ निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिख ली, ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताओ इस संख्या में 7 का या 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप इसको चेक भी करोगे तो भी गलती कर दोगे कहीं ना कहीं, है ना? तो क्या करें हम इसके लिए? आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। आपको इधर से 3 3 का ग्रुप तैयार करना है, ठीक है ना? क्या तैयार करना है? 3 3 संख्याओं का समूह बनाना है। ये समूह आपने बना लिया, बन गया। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बन गए। 1 3 और 5 को एक साथ जोड़ लो, 6 7 9, 3 पे क्या है, 252, और 657, ठीक है साहब, कर सकते हो। 2 4 और 6 को एक साथ जोड़ लो, जोड़ो, 311, 789, 193। क्लियर है भाई? ऐड करो इनको, 9 9 18, 8 हासिल 1, 5 5 10 8 18, 8 हासिल 1, 6 6 12 और 3 1588 आ गया। आगे चलो साहब, ये 3 हासिल 1, 9 8 17 और 2 19, ठीक है, 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है, ऐड कर लिया। जो भी बड़ा है, जरूरी नहीं है सम में से विषम को घटाओ, विषम में से, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ। 1588 बड़ा है, 1588 में से किसको घटाना है हमें? कितना बच गया? 5, 18 में से 9 गया 9, 495 आपका बच गया, बच गया। अब इस 495 में यदि 7 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर इस 495 में 13 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 13 से विभाजित होगी। क्लियर है क्या बात इतनी? चलो लिख लो।
नहीं, वो जाएगा तो कह रहा हूं, नहीं जा रहा तो नहीं होगी ना। लिखो लिखो बेटा, मैं क्वेश्चन सीरीज जब आपको कराऊंगा ना तब आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये मतलब आपसे कोई ऐसे नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि बताइए ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, सुनो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1y3y5, ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है ना। आपसे वो पूछेगा कि ये संख्या जो आपको दी गई है ना, वो संख्या 11 से विभाजित है। अब बताइए y के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये पूछेगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का, भाई इन दोनों, ये तो हो गया विषम स्थान, ये हो गया सम स्थान। 5 और 3 8 और 1 9, 9 माइनस 2y, 5 और 3 8 और एक, नहीं रुको रुको रुको, ये दो टुकड़े नहीं होंगे, इसको दो कर लो एक बारी, ठीक है ना। कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 माइनस 2y, कभी भी 11 का मल्टीपल, वो 11 या 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। भाई 10 में से किसी भी संख्या को घटाओगे तो 11 या 11 से ज्यादा तो नहीं बचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, अगर ये 11 से, क्वेश्चन ने आपको बोल दिया ये संख्या 11 से डिविजेबल है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, तभी तो डिविजेबल है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला कि बड़ी सी संख्या दे दी बताओ 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। या फिर आपसे कोप्राइम फैक्टर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बड़ी सी संख्या दे दी, ये संख्या आपको दे दी है और आपसे पूछ लिया बताओ 45 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आपको 9 और 5 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात, चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिया, चलो। एक संख्या है आपके पास 7 7 7 7 7, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इस संख्या के मल्टीपल्स क्या क्या हैं। 11, बस। अभी आपके लिए एक रूल बना के तैयार करूंगा आपकी आंखों के सामने, और फिर उस नियम को लिखाऊंगा, तब आप उसको स्पष्ट से समझना। अगर मैं इस संख्या में से 7 कॉमन ले लूं बार, आपको लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो पता होगी ना, स्थानीय मान जातीय मान जानते हो कि नहीं जानते, हाँ या ना, ईमानदारी से बोलो। किसी को नहीं पता हो तो बता दो, बताऊं, लिखो चलो, पहले ये पॉइंट लिख लो। स्थानीय मान एवं जातीय मान, लोकल वैल्यू, हाँ क्या बोल रहे हो, अभी देख लेंगे ना। जैसे सुनो भाई, इधर देख लो, लिखना बाद में। जैसे आपके सामने एक संख्या लिख दी
7989। ठीक है, आपको कहा गया, या फिर एक जैसे डिजिट मत लो, ये 5। आपको कह दिया गया कि इस संख्या में 9 का लोकल वैल्यू पता कीजिए। आपको पता है नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। नंबर के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आते हैं बेस, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, है ना, हंड्रेड्स, ये बेस आते हैं सबसे पहले। तो ये नंबर आपका कैसे बना? सबसे पहले बेस पे कौन आया? सेकंड बेस पे, थर्ड बेस पे और फोर्थ बेस पे। पहला बेस कितने का होता है? 10 बेस टू दी पावर 0 का होता है। और किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं ना, नेचुरल नंबर की पावर, किसी भी प्राकृत संख्या की घात को शून्य करने पर उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है ना। तो पहले प्लेस पे क्या आएगा, मतलब पहले बेस पे क्या आएगा? पहले आधार पे आएगा 1, जिसका मतलब क्या है, ये 1 नहीं है, वास्तव में ये है क्या? 10 बेस टू दी पावर 0। दूसरा बेस किससे बनेगा? 10 बेस टू दी पावर 1। तीसरा बेस किससे बनेगा? 10 की घात 2। और चौथा बेस किससे बनेगा? ये कितना बनाएगा? 7000। ये कितना बनाएगा? 900। ये कितना बनाएगा? और ये कितना बनाएगा? क्लियर है बात इतनी? तो ये जो वैल्यू निकल के आई ना, जिस प्लेस पे जो वैल्यू निकल के आई, वो उस प्लेस की लोकल वैल्यू कहलाती है। समझ में आ रही है बात? आपसे पूछे कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना? 900। 7 का स्थानीय मान कितना? 7000। ये तो हो गई क्या? स्थानीय मान। बात आती है अब किसकी? जातीय मान। ये क्या होते हैं साहब? जो जिस प्लेस पे जो अंक रखा होता है ना, जो डिजिट रखा होता है, उस डिजिट की खुद की वैल्यू क्या कहलाती है? प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे आपसे पूछा गया संख्या 7985 में 8 का जातीय मान बताओ, तो 8 का जातीय मान कौन होगा? 8 खुद ही जातीय मान होगा। क्लियर है? चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 693.237 में 3 का, इसको 4 कर लो, में 4 का स्थानीय मान बताओ। बताओ देखे क्या आएगा? हाँ, सभी सहमत है क्या भैया की बात से? 4/10 की बार हो, बात तो वही है जो इन्होंने बोली है ना। भाई सभी सहमत है क्या? डेसिमल का स्थानीय मान अगर पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भाई देखो, बेस आपका कैसे बना? सबसे पहले बना 10 बेस टू दी पावर 0, ठीक है ना। फिर 10 बेस टू दी पावर 1, ये 2, ये 3, इधर आगे चलता गया। इधर क्या आएगा अब? माइनस में ही तो आएगा ना। तो यहां पे ये चीज तो आपको आती है। जैसे ही 2 पे आए, 2 गुणा 10 की घात -1, ठीक है। प्लस में 4 गुणा 10 की घात 7 गुणा 10 की घात -3। पावर माइनस में होते हैं, इंडाइसेस और सर्ट्स में पढ़ेंगे। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, हर में है तो अंश में ले जाओ, अंश में है तो हर में ले जाओ। क्लियर है बात इतनी? तो ये आप इसको आगे कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा 1/10 की घात 1, ठीक है ना। प्लस में 4 गुणा 1/10 की घात 2। क्लियर है बात इतनी? प्लस में 7 गुणा 1/10 की घात 3। क्लियर है बात इतनी? तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2/10 प्लस 4/10 का स्क्वायर 100 ही होगा। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना आ जाएगा? 0.2, 0.04, 0.007। समझ में आ गया ना? तो स्थानीय मान अगर आपका 4 का पूछा तो कितना आएगा? 0.044 का स्थानीय मान आएगा। क्लियर है? अब ये क्लियर है तो इसको तो लिख लेना। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो। मैं क्या सिखाना चाह रहा था कि कोई 6 अंकीय संख्या है। कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट नंबर है। और उस नंबर की क्वालिटी ये है कि उसकी हर कोई डिजिट रिपीटेटिव है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है बात इतनी? आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं बनेगी, पहले तो ये बताओ इस प्रकार की संख्याएं कितनी बनेगी? 9 ही बनेगी ना। एक 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 से लेके 9 9 9 9 9 तक।
तो इस प्रकार की 9 संख्याएं आपके पास बनेगी, तो आपसे पूछा जाएगा ये 9 संख्याएं किससे डिविजिबल होंगी या इनके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। उस पे आपका सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, अगर आप इसमें से 7 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बच जाएगा? अगर आप इसको खोल के भी लिखोगे तो 1 1 1 1 1 यही बचेगा। भाई आप इसको ऐसे तो लिखोगे ना, 7 + 70 + 700, समझ में आ रही है ना बात। तो आपका ये बचने वाला यही है, कॉमन लेके भी आप निकालोगे तो। कॉमन लेना तो आता होगा सभी को, है ना। नहीं आता तो पूछ लेना भाई, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका ये 7 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। बात बच रही है 1,11,111 की। इसके फैक्टर्स अगर हमें पता लग जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 1 1 1 1 1। बुक्स में ये आपको ये चीज डायरेक्ट लिखी हुई मिल जाएगी, है ना, डायरेक्ट लिखी हुई मिल जाएगी, पर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा क्यों हुआ ऐसा, उस कारण को समझो। इसमें क्या किया मैंने साहब, फैक्टर करना चालू किया। 3 का भाग चला जाएगा, आई थिंक संख्या के अंकों का योग 6 हो रहा है ना, 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग दिया, 2 साहब मेरे साथ, 3 तिया 9, बच गए कितने, 2 बच गए ना। 3 7 21, एक में भाग जाएगा नहीं, 0 हो गए 11, 3 तिया 3 7 21, 37 0 37 ये नंबर आया। तो इसमें 37 का डिवाइड करें तो हो जाएगा आई थिंक, है ना। वैसे 7 का भी हो जाएगा, आप करके देखोगे तो। और अगर आप करके देखोगे, है 3 का क्यों जाएगा भाई, 7 और 7 14 और 6 20 हो गया। तो 20 में कहां भाग जाएगा 3 का, नहीं जाएगा ना। हाँ, तो अगर आप डायरेक्ट 37 का दे लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 का इसमें चला जाएगा आई थिंक। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, बच गए 2, 7 दूना 14, बच गए 6, 7 का चला जाएगा। तो 7 का देके देख लेते हैं कितना आ गया साहब। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, बच गए थे आपके 2 यहां पर, 7 दूना 14, बच गए आपके 6, 7 नाम 63, बच गया कितना, 7 एकम 7। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया, 9 और 5 14, 14 में से 3 गया तो 11 का भाग चला जाएगा इसमें, देके देख लो। 11 का भाग दिया साहब मैंने, कितनी बार जाएगा, 11 चौके 44, बच गए कितने, 6 और 2 8, 89 हो गए। 11 8 88, बच गया कितना, 1। तो 11 एकम 11, किसका भाग चला जाएगा अब आगे, 13 का चल जाएगा क्या, देखे देखो देखे, 37 बार चला जाएगा ना, पक्का। तो 13 का भाग दिया मैंने इसमें, 13 × 3 = 39, बच गया कितना, 9 बच गया ना। 13 7 91, पहाड़े तो आते हैं ना 20 तक के, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी भाई किसी को। हो तो अंदर ही अंदर याद कर लेना, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, पर याद कर लेना, मुझे पता है दिक्कत होती है, ठीक है। ये अब आपका यहां से कॉन्सेप्ट तैयार हो गया अपने आप में। क्या कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, कि कोई भी 6 अंकीय संख्या हो और उस संख्या की क्वालिटी ये है कि उसका हर अंक क्या है, रिपीटेटिव है, उसके हर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन से बनी हुई संख्या 3 7 11 13 और 37 से हमेशा विभाजित होती है। साथ ही साथ इनके परस्पर गुणनफल से भी विभाजित होती है। भाई अगर आप उसमें 3 × 7 का भाग दोगे तो क्या भाग नहीं जाएगा क्या, उसी के तो फैक्टर है, तो भाग तो जाएगा। कोई सी भी संख्या बनेगी, जैसे यहाँ पे बन जाती मान लो 5 5 5 5 5 5, ये बन जाती तो 5 कॉमन आ जाता, फिर वही संख्या बचती। 6 6 आ जाता तो 6 कॉमन आ जाता, फिर वही बचती। और फैक्टर हमेशा यही निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, अरे यस और नो, बात क्लियर हो रही है। तो आप पहला इसको मतलब नोट डाल के लिख लेना कि यदि किसी 6 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति से बनी हुई कोई संख्या है, तो वो संख्या हमेशा 3 7 11 13 तथा 37 से विभाजित होगी, एवं उनके परस्पर गुणनफल से भी विभाजित होगी। लिख लो भाई जल्दी।
लिख लिया भाई? सुनो, अगला कॉन्सेप्ट देखो। आपका कोई 6 डिजिट नंबर है, पर उस नंबर की क्वालिटी क्या है? उस नंबर की क्वालिटी वो है कि वो तीन तीन संख्याओं की पुनरावृत्ति से बना हुआ, तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति से। 573, 573, यस और नो? अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 573 0 0 0 प्लस 573? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं इसमें से 573 को बाहर कॉमन ले लूं तो यहां कितना बच जाएगा? 1000, ठीक है। और यहां कितना बच जाएगा? 1। तो ये नंबर क्या बन गया? 573 इंटू 1001। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस 1001 के फैक्टर करना जरा, किसका भाग जाएगा? 7 का चला जाएगा ना? 2 7 एकम बच गया 3, 7 चौके 28, बच गए आपके 2, 7 तिया 21, 11 का भाग चला जाएगा, 11 एकम 11, बच गए 3, 11 तिया 33। अगला कॉन्सेप्ट तैयार है आपका। क्या बोलोगे कि यदि कोई 6 अंकीय संख्या आपकी बनी हुई है और वो इस प्रकार बनी हुई है कि उसमें तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। क्लियर है? तो इस प्रकार बनी हुई संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से क्या होगी? विभाजित होगी, एवं उनके परस्पर गुणनफल से भी। चलो अब सुनो बात आगे की। यही संख्या ऐसे बन जाए तो बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे साहब? ध्यान से देखना, 63000 लिख सकता हूं, प्लस में 6300 प्लस में ये। क्लियर है? क्या कॉमन आएगा? 63 कॉमन ले लिया साहब मैंने, कितना आ गया? 10,000। ठीक है, ये कितना आ गया? 100 प्लस 1, कितना हो गया ये? 10,101 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, करो देखे। 10101 करो, 3 तिया बच गया, 3 तिया 9, बच गए 2, 3 छिके 18, 3 7 21, किससे कट जाएगा? 7 से हो जाएगा क्या? पक्का? चलो, 7 चौके 28, बच गए कितने? 5, 7 8 56, और 7 एकम किसका जाएगा? वेरी गुड। कितनी बार? ठीक है, क्या बोलोगे? एक 6 अंकीय संख्या आपकी बनी हुई है, पर किस प्रकार बनी हुई है? दो दो अंकों की रिपीटेशन से बनी हुई है, पुनरावृत्ति से बनी हुई है। ठीक है, अब ये मत समझ लेना मैं बाइनरी सिस्टम पढ़ा रहा हूं, है 1010 दिख रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा मत सोच लेना। तो इस प्रकार की बनी हुई संख्या हमेशा 3, 7, 13 और 37 से विभाजित होगी, ठीक है ना, एवं उनके परस्पर गुणनफल से भी विभाजित होगी। चलो अब इधर देखो, लिखना बाद में भाई, इधर देख लो पहले। यदि ऐसा हो जाए कि कोई 2 अंकीय संख्या है, इस प्रकार लिखी हुई है, ठीक है ना, 2 अंकीय संख्या है और इस प्रकार लिखी हुई है, तब क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं साहब, 2500 प्लस 25। अच्छा, 25 कॉमन ले लिया, कितना? 101। एक खुद में अभाज्य संख्या है, तो इसके तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो आप क्या लिखोगे? यदि एक
4 अंकीय संख्या 2 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से बनी हुई है, तो इस प्रकार बनी हुई संख्या हमेशा 101 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है बात इतनी? छोटी छोटी बातें लिख लो अब जल्दी से आराम से। क्लियर सबने? चलो मिटा दो भाई। अगला पॉइंट आपका आएगा फाइंडिंग द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स इन अ नंबर। अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़े हुए हैं, है ना? आपको कोई संख्या दे देगा और आपको कहेगा इस संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड है, उनकी संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना? ये मतलब बड़ा पॉपुलर चल रहा है ये वाला केस अभी, आपके एग्जाम्स में बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। ठीक है ना? कि किसी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है? या फिर अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना कि उनका योग कितना होगा। ये सब क्वेश्चंस अभी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ये अपनी नोटबुक में डाल लो। और मुझे एक काम करना आप, जैसे अभी अपना नंबर सिस्टम चल रहा है ना? हालांकि नंबर सिस्टम अकेला इतना बड़ा चैप्टर है कि पढ़े तो आराम से 20-25 क्लासें हो सकती है,
पर हम वही चीज पढ़ेंगे जो आपके काम की है लगभग, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के बाद आपका जो मैं चैप्टर लेने वाला हूं वो है स्क्वायर, स्क्वायर रूट। बेसिक बातें पढ़नी है इसकी, लिख लो आप, मुझे याद दिलाते रहना, है ना। क्यूब, क्यूब रूट। इसके बाद आपका सब टॉपिक जो आएगा वो आएगा आपका फ्रैक्शंस। इसके बाद सब टॉपिक आएगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसके बाद सब टॉपिक आएगा आपका इंडाइसेस एंड सर्ट्स। क्योंकि भाई, और सिंपलीफिकेशन में एक दो ही बातें थी, वॉर्ड मास का रूल वगैरह जो हमने आज नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ लिया है, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नियम सारे पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी आपको पता हो तो वीडियो का पेपर हुआ था थोड़े दिन पहले, याद है ना, कि क्या हाल हुए थे उसमें मैथ्स के, है ना। सिलेबस दे रखा है कक्षा 10 तक का, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीएससी तक के, है ना। तो बहुत खराब हालत हो जाती है कभी कभार तो आपको। हाँ, नहीं तुम्हारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है, उसमें भी था, उसमें था माध्यमिक स्तर तक का पढ़ना सिलेबस उठा के, जो सिलेबस आया था ना उसको वापस पढ़ना। आ? क्या? इसमें तो लेवल 10th तक का दे रखा है, पर हम थोड़ा स्टैंडर्ड ही पढ़ के चलेंगे। मतलब यहाँ का लेवल अपन यहाँ तक पहले करके चलेंगे, फिर आगे आपकी किस्मत है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस पेपर आए या कुछ आए। बाकी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तो आपका 10th तक का दे रखा है, चाहे सीनियर का हो चाहे बेसिक कंप्यूटर वाला। हाँ, तो वो ईटीसी तो है, वो उधर बोर्ड पे लिखे हुए हैं जो वो ईटीसी तो लिख दिए मैंने, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ छूटना नहीं चाहिए, भले दो चार क्लासेस आपकी ज्यादा हो जाए, छूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद है जो आपका सीधा हमें स्टेट्स पढ़ना है, ठीक है, और चार्ट्स पढ़ने हैं, बस इतना ही सिलेबस है आपका, और कुछ नहीं पढ़ना। कुछ कहा है बताओ आप। परसेंटेज की कुछ बातें आएंगी आपको, शॉर्ट ट्रिक्स तो सिखानी नहीं है परसेंटेज की, क्योंकि वो बातें कहाँ आएगी, चार्ट्स के अंदर आएंगी। जब हम टेबुलेशन करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, तो वो बातें आएंगी। तो कुछ बेसिक लैंग्वेज है वो मैं आपको सिखा दूंगा साथ के साथ, और एक्स्ट्रा अप्रोच आपको लेनी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज की लैंग्वेज पे कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। तब तो मैं आपको ट्रिक्स सिखाता, और परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, पर जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, कहाँ है सिलेबस, देखो आप उठा के यार। ना, कुछ भी नहीं है भाई। चार्ट्स में क्या आएगा, परसेंटेज की तो कुछ लैंग्वेज काम में आएगी ना। ये मैं आपको सिलेबस दिखा दूं ना, आपके पास नहीं है क्या सिलेबस? हाँ जी, हाँ है ना, इस भैया के पास है सिलेबस, ले लेना आपके दोस्त से, ठीक है ना। सिलेबस है ही तो उसमें देख लो, चीजें इतनी है भाई। अब आप कहो कि हमको तो ये भी पढ़ना है, एस आई सी आई सब कुछ पढ़ा दूंगा, मैं तो पढ़ाने के लिए ही हूँ, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है ना, पर करना उतना ही है जितना सिलेबस। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर सिलेबस के अंदर से बनाता है या बाहर से बनाता है, उसकी हम गारंटी नहीं देते, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है आपका फाइंडिंग द नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको आप नोट कर लेना, कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल मतलब मंडे को, है ना। कल की छुट्टी रहती है ना तुम लोगों की?